हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी स्पेंसर के उद्विकास सिद्धांत के विषय में, और हमने जाना था स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक डार्विनवाद के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे स्पेंसर के राजनीतिक चिंतन के विषय में, विशेष रूप से राज्य के विषय में स्पेंसर ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, इस पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो राजनीतिक चिंतन के लिहाज से अगर स्पेंसर को हम उनका मूल्यांकन करते हैं, उनके विचारों का विश्लेषण करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वो एक व्यक्तिवादी विचारक हैं, एक शास्त्रीय उदारवादी विचारक हैं, और व्यक्तिवादी विचारक के रूप में वो राज्य के हस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखते हैं। यानी राज्य को व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्पेंसर एक व्यक्तिवादी के रूप में राज्य की निगेटिव धारणा में विश्वास रखते हैं, नकारात्मक धारणा में। राज्य की नकारात्मक धारणा क्या कहती है कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने हित को पहचानते हैं और अपने हित के अनुरूप कार्य करने में सक्षम है। राज्य को बहुत ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है व्यक्तिगत जीवन में। तो स्पेंसर का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि जो मौजूदा औद्योगिक समाज है, स्पेंसर के समय में डेवलप हो रहा था औद्योगिक समाज, उस समाज में स्पेंसर उद्विकास के नियम के अनुसार ये मानते हैं कि ये जो औद्योगिक समाज है, ये जब विकसित होगा तो वो एक ऐसा अराजकतावादी समाज बनेगा जहां पर राज्य के द्वारा कम से कम कार्य किया जाएगा। अराजकतावादी विचारधारा वो विचारधारा है जो राज्य के वजूद को आवश्यक नहीं मानती है और उसको समाप्त करने की पक्षधर है, स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करती है। तो स्पेंसर का भी लक्ष्य था कि एक ऐसे अराजकतावादी समाज का निर्माण किया जाए, और विश्वास ही नहीं था बल्कि वो मानते थे कि उद्विकास का प्राकृतिक नियम कार्य करेगा और औद्योगिक समाज जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा निश्चित रूप से एक अराजकतावादी समाज की होगी। यानी ऐसा समाज जिसमें राज्य के द्वारा कम से कम कार्य किए जाएंगे और राज्य केवल सुरक्षा व्यवस्था को देखने के साथ साथ समझौतों को लागू करवाने का प्रयास करेगी। व्यक्तियों के मध्य आपस में जो समझौते होते हैं, व्यक्ति और सरकार के मध्य समझौते होते हैं, उन समझौतों का पालन प्रत्येक नागरिक करता रहे, सरकार के अभिकरण करते रहें, ये एश्योर करना, ये सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व होगा। और राज्य ऐसा अपनी कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के माध्यम से करने में सक्षम होगा। इन कार्यों के अलावा जो राज्य के बेसिक कार्य माने जाते हैं और जिन कार्यों के आधार पर पुलिस राज्य की धारणा डेवलप हुई, इन कार्यों के अलावा राज्य के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं। मार्क्सवादी विचारक क्या कहते हैं? मार्क्सवादी विचारक भी राज्य की सत्ता के विरोधी हैं। वो इतने ज्यादा विरोधी हैं, वो ये मानते हैं कि भविष्य में जो साम्यवादी समाज स्थापित होगा उसमें राज्य का कोई वजूद ही नहीं होगा। राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं मार्क्सवादी समाजवादी विचारक। लेकिन स्पेंसर एक उदारवादी विचारक के रूप में राज्य के वजूद को तो जरूरी मानते हैं, राज्य के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन वो उसके कार्यों को सीमित कर देने के पक्षधर हैं। यानी राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, एक सीमित सरकार का प्रतिपादन करते हैं वो, जो केवल सुरक्षा और समझौतों को लागू करवाने के कार्य तक सीमित है। और इस तरह से
एक शास्त्रीय उदारवादी विचारक के रूप में वो यद्भाव्यम की नीति का समर्थन करते हैं, लेसिस फेरे की नीति का समर्थन करते हैं। जैसा हो रहा है वैसा होने दे, प्राकृतिक रूप से सभी कुछ अपने आप संचालित होता रहेगा, स्वैच्छिक रूप से व्यक्ति नाना कार्यों में भाग लेगा। राज्य को बहुत ज्यादा व्यक्ति को बाध्य करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नियम और कानून के दायरे में उसको बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना हित सबसे अच्छी तरह समझता है। दूसरे, स्पेंसर ये मानते हैं कि राज्य सीमित कार्य तो करे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि राज्य बहुत जरूरी है, राज्य के बिना काम नहीं चल सकता। स्पेंसर क्या कहते हैं कि राज्य के बिना भी काम चल सकता है। हालांकि राज्य सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करता है, समझौतों को लागू करवाता है, लेकिन ऐसी भी स्थिति पॉसिबल है कि जब राज्य ना हो। और ऐसा कहाँ पॉसिबल है? एक मुक्त समाज में, एक फ्री सोसाइटी में, जहां पर स्वैच्छिक रूप से बाजारी संगठन विकसित होंगे। और स्पेंसर ये मानते हैं कि जैसे जैसे स्वैच्छिक संगठन विकसित होंगे एक मुक्त समाज में, वो राज्य के दमन मूलक स्वभाव का स्थान ले लेंगे। यानी जो कार्य राज्य के द्वारा किया जा रहा है स्वैच्छिक आधार पर, जो एनजीओज हैं, नागरिकों के संगठन हैं जो स्वैच्छिक आधार पर निर्मित है, किसी काम को करने के लिए किसी पर्पज से स्थापित है, ऐसे संगठन वजूद में होंगे एक मुक्त समाज में। और ऐसा समय आ सकता है जब राज्य धीरे धीरे तिरोहित हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि राज्य का जो स्वभाव है वो दमन मूलक है। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, उसका दमन करते हैं। इसलिए स्पेंसर क्या कहते हैं कि एक उदारवादी समाज के अंतर्गत राज्य के अंग के रूप में हर व्यक्ति को राज्य को नजरअंदाज करने, राज्य के कानूनों को नजरअंदाज करने, राज्य के आदेशों को नजरअंदाज करने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य ने जो कानून बना दिए, राज्य ने जो आदेश दे दिए, व्यक्ति अक्षरशः उन आदेशों का पालन करे, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क न लगाए। स्पेंसर ऐसा नहीं मानते और वो व्यक्ति को पूरी आजादी देते हैं। किस बात की? कि वो राज्य को भी इग्नोर कर सकता है, राज्य के आदेशों को मानने से मना कर सकता है, अगर उन आदेशों से उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती हो, उसकी पहल करने की क्षमता प्रभावित होती। और इस लिहाज से स्पेंसर देशभक्ति की धारणा के भी आलोचक हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि देशभक्ति की धारणा व्यक्ति को राज्य के अधीन बना देती है। वहां पर व्यक्ति राज्य से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और जहां पर अधीनता का भाव होगा वहां पर स्वतंत्रता नहीं होगी। स्पेंसर ये भी कहते हैं कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो अपने विश्वास को अपने नागरिकों पर थोपते हैं और इस रूप में आचरण करते हैं जैसे वही जनहित को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। तो राज्य और व्यक्ति का ये जो दमन मूलक संबंध होता है, जिसे देशभक्ति के नाम पर जायज ठहराया जाता है, कानून के पालन के नाम पर जायज ठहराया जाता है, लोकहित के नाम पर जायज ठहराया जाता है, स्पेंसर इस संबंध को स्वीकार नहीं करते हैं। और राज्य की आलोचना उन्होंने 3 आधारों पर की है। कौन से 3 आधार? पहला तो ये कि सरकार के द्वारा, सरकार जो राज्य का मूर्त रूप है, उसके द्वारा दमन मूलक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हर कानून जो सरकार बनाती है, लागू करती है, अपनी पुलिस और सेना
न्यायपालिका के माध्यम से उनको लागू करवाने की कोशिश करती है, वो दमन मूलक होती है, यानी उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है। और जो व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती हो, व्यक्तिवादी उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। दूसरे, राज्य के द्वारा स्वैच्छिक सुधार के प्रयासों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी में प्रतिभा है, उसके मन में कोई विचार है समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने का, सामाजिक समस्याओं के समाधान का, तो वो स्वैच्छिक रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य क्या अपेक्षा करता है कि जब तक उस विचार को कानून का रूप ना दिया जाए, उसे निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत न बांधा जाए, तब तक वो विचार समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो स्वैच्छिक सुधार के प्रयास हैं, स्वैच्छिक कार्य के प्रयास व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें राज्य प्रोत्साहित नहीं करता बल्कि हतोत्साहित करता है। और इसलिए व्यक्ति का और संपूर्ण समाज का स्वतंत्र विकास संभव नहीं हो पाता। इसलिए स्पेंसर राज्य की सत्ता के विरोधी हैं। तीसरे, स्पेंसर ये मानते हैं एक जीव वैज्ञानिक के रूप में कि राज्य के द्वारा जीवन के संबंध में जो प्राकृतिक कानून मौजूद है, स्पेंसर ये मानते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये जो जीव जगत है, जड़ चेतन जगत है, वो कुछ निश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होता है और ये प्राकृतिक नियम स्वाभाविक रूप से चलते रहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन अपनी स्वाभाविक गति से चलता रहता है, विकसित होता रहता है। लेकिन राज्य जैसी संस्था इन प्राकृतिक कानूनों का सम्मान नहीं करती है। वो स्वयं द्वारा बनाए गए कानूनों को लोगों पर थोपती है, जबरदस्ती उन्हें मानने के लिए बाध्य करती है। ऐसा करना प्रकृति की स्वाभाविकता को नकारना है। जो प्रकृति स्वाभाविक रूप में अपने निश्चित नियमों के अनुसार डेवलप हो रही है, राज्य कानून बनाकर उसे, उस प्राकृतिक प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि नदियां अपने स्वाभाविक रूप में प्रवाहित होती हैं, अपने नियम के अंतर्गत, प्राकृतिक नियम के अंतर्गत। लेकिन अगर राज्य के द्वारा कानून बनाकर नदियों को जोड़ दिया जाए या नदियों में बांध बना दिया जाए, तो उनका प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है, प्राकृतिक नियम इससे बाधित होता है और प्राकृतिक नियम में बाधा उपस्थित होने का दुष्परिणाम पूरे समाज को झेलना पड़ता है। बांध बनाने से जब पानी छोड़ा जाता है तो आसपास के जो एरिया के गांव हैं वो डूब जाते हैं और वहां के लोग विस्थापित हो जाते हैं। फिर वो दूसरे स्थानों पर जाते हैं, वहां पर उनके लिए रोजगार की, आजीविका की, रहने की समस्या उत्पन्न होती है। जो क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन की समस्या सामने आ रही है, वो इन्हीं सब मानवीय कानूनी हस्तक्षेपों के कारण आ रही है। तो एक जीव वैज्ञानिक के रूप में राज्य का विरोध स्पेंसर इसलिए भी करते हैं क्योंकि राज्य के कानूनों के द्वारा प्राकृतिक कानूनों का सम्मान नहीं किया जाता है। और इतना ही नहीं, समाजवादी देशों में जहां पर राज्य के नियंत्रण के अधीन जीवन का हर क्षेत्र होता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सब कुछ एक निश्चित विचारधारा के अनुसार, निश्चित नीति के अनुसार संचालित होता है। राज्य के नियंत्रण के अधीन समाज की पूरी संपत्ति होती है। राज्य अपने कानून बनाकर उनको न्यायपूर्ण ढंग से वितरित करने का दावा करता है। स्पेंसर एक व्यक्तिवादी के रूप में इन समाजवादी नीतियों को दासता की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यहां पर तो
बिल्कुल भी आजादी नहीं होती व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की। और वो कहते हैं कि इस व्यवस्था में लोग किसी एक व्यक्ति की दास्ता स्वीकार करने के बजाय पूरे समूह की, पूरे राज्य की, पूरे तंत्र की, पूरी व्यवस्था की दास्ता स्वीकार करते हैं। स्पेंसर के ये जो विचार हैं, इन विचारों ने 21वीं शताब्दी के नव उदारवादियों को, विशेष रूप से हायेक जैसे दार्शनिक के विचारों को प्रभावित किया और राजकतावादी पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। यानी वो पूंजीवाद जो राज्य के हस्तक्षेप के बिना डेवलप होता है, विकसित होता है, प्राकृतिक नियम के अनुसार, बाजार के स्वाभाविक नियम के अनुसार। ऑस्ट्रियन स्कूल के अर्थशास्त्री मोरे रोडवाल्ड सोशल स्टैटिक्स, जो स्पेंसर की रचना है, उसको उदारवादी राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से अब तक लिखी गई महानतम रचना मानते हैं। इस तरह से राज्य को आवश्यक नहीं बताया गया स्पेंसर के द्वारा, और राज्य क्यों आवश्यक नहीं है, क्यों उसकी आलोचना की गई स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर ने उन आधारों को भी तार्किक आधार पर विश्लेषित किया। राजनीतिक चिंतन के लिहाज से स्पेंसर का एक विचार ये भी है कि वर्तमान लोकतंत्रीय व्यवस्था में, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की व्यवस्था में निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है, हम अपने सांसदों, विधायकों को चुनते हैं, प्रतिनिधि संस्थाओं में अपने प्रतिनिधियों को मताधिकार का प्रयोग करते हुए चुनकर भेजते हैं। स्पेंसर ने इन निर्वाचित सांसदों और प्रतिनिधि मूलक सरकारों का भी विरोध किया, जिनका निर्वाचन समाज की बहुसंख्या के द्वारा किया जाता है। क्यों विरोध किया स्पेंसर ने? स्पेंसर ये मानते हैं कि ये एक अत्याचारी व्यवस्था है, क्योंकि निर्वाचन के जो परिणाम होते हैं वो बहुसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुमत को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है किस आधार पर? जिसे उस निर्वाचन क्षेत्र के बहुसंख्यक लोगों का वोट हासिल होता है। लेकिन उसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो हालांकि अल्पसंख्या में हैं, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधि को वोट नहीं दिया। इसकी वजह से उनका जो वोट है वो अनरिप्रेजेंटेड रह गया, यानी उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ सरकार में। अब जो प्रतिनिधि बहुसंख्यक मतों को लेकर शासन में पहुंचा है, स्वाभाविक रूप से वो बहुसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाएगा। और जब बहुसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाता है तो वहां पर अल्पसंख्यक मत प्रभावित होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हित प्रभावित होते हैं। और ऐसा माना जाता है, स्पेंसर ने ऐसा माना कि बहुसंख्या के द्वारा अल्पसंख्या पर इस तरह निरंकुशता पूर्वक शासन किया जाना ये एक अत्याचारी व्यवस्था का द्योतक है। तो निर्वाचन की व्यवस्था का भी विरोध किया स्पेंसर ने। हालांकि स्पेंसर पूंजीवाद के समर्थक हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था और पूंजीवाद सहगामी है, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था की इस निर्वाचन की व्यवस्था को वो उचित नहीं मानते हैं, उदारवाद के मूल्यों के अनुरूप नहीं मानते। इसके साथ साथ एक व्यक्तिवादी राजनीतिक दार्शनिक रूप में स्पेंसर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक कार्य का निजी क्षेत्र ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यानी कोई काम अगर सरकार के द्वारा किया जाता है और उसी काम को अगर किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्थान के द्वारा किया जाता है तो इसमें बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? निजी तौर पर निजी संस्थानों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो ज्यादा कुशलता पूर्वक किए जाते हैं, सक्षमता पूर्वक किए जाते हैं, और उस काम को करने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत होती है निजी संस्थान
या निजी तौर पर किए जाने वाले कार्य में उस ज्ञान को भी हम पूर्ण रूप में देखते हैं। जबकि सरकारी तौर पर जो काम किए जाते हैं उसमें उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टालने का भाव होता है। उस कुशलता के साथ सरकारी तंत्र काम नहीं करता जैसी कुशलता निजी संस्थानों में देखने को मिलती है, क्योंकि सरकारें ज्यादातर नौकरशाही प्रवृत्ति की शिकार हो जाती हैं, उनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो लोगों के हित को इतना महत्व नहीं देती। वो कहती जरूर है कि लोक हित के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सरकारी तंत्र के द्वारा उस तंत्र का प्रयोग ही निजी हितों को साधने के लिए किया जाता है। जबकि निजी संस्थान, चाहे लाभ कमाना उनका उद्देश्य हो, लेकिन उनके कार्यों में जो कुशलता देखने को मिलती है, जो समयबद्धता देखने को मिलती है, जो जवाबदेही देखने को मिलती है, वो सरकारी तंत्र में नहीं मिलती। और स्पेंसर के ये विचार गलत नहीं थे। समाज का, राज्य का जिस दिशा में विकास हुआ और आज हम जिस नव उदारवादी व्यवस्था में जी रहे हैं, उसमें निजीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था एक हद तक विफल हुई, सरकारी संस्थान एक हद तक विफल हुए। इसीलिए स्पेंसर ये कहते हैं कि निजी संस्थानों को मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। हर काम को निजी हाथों में सौंपने के पक्षधर थे स्पेंसर, एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में। इसके अलावा स्पेंसर एक बार फिर से प्राकृतिक कानूनों में विश्वास व्यक्त करते हैं, न कि राजकीय कानूनों में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्रकृति स्वयं अपना शासन करती है, अपनी व्यवस्था को नियमित करती है। स्पेंसर ये मानते हैं कि समाज में भी संतुलन और सद्भाव कायम रखने के लिए प्राकृतिक नियमों में विश्वास रखना होगा। समाज में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, संघर्ष की स्थिति आती है, तो समाज खुद सक्षम है उनको प्रबंधित करने में, उनका समाधान करने में। बहुत ज्यादा राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हालांकि स्पेंसर ये भी मानते हैं कि सरकार को ये जरूर देखना चाहिए कि समाज में कमजोर लोगों की रक्षा हो सके, वो शक्तिशाली लोगों के शोषण का शिकार न बनने पाए और समाज में न्यायपूर्ण स्थिति बनी रहे। एक पुस्तक लिखी उन्होंने, द मैन वर्सेस इट, 1884 में। इस पुस्तक में उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन और उनके उदारवादी दल की ये कहकर आलोचना की कि वो अपने मूल आदर्शों से भटक रहे हैं। उदारवादी पार्टी उदारवादी मूल्यों में विश्वास नहीं रख रही है, बल्कि दक्षिणपंथी बन रही है। यानी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं कर रही है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद का सबसे बड़ा मूल्य है। और यही वजह है कि स्पेंसर ग्लैडस्टन के नेतृत्व में जो संरक्षणवादी सरकार स्थापित की गई, जिसमें कुछ ऐसी नीतियां अपनाई गईं, जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाए गए, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, कार्यस्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई, मद्य निषेध को लागू किया गया। इन सारे कार्यक्रमों के स्पेंसर आलोचक रहे हैं, क्योंकि ये सारे कार्य व्यक्ति की पहल की क्षमता को रोक देते हैं। जब ये सारे कार्य सरकार के द्वारा कर दिए जाएंगे, भूमि सुधार का कार्य किया जाएगा, शिक्षा का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाएगा, जितने भी कल्याणकारी समझे जाने वाले कार्य अगर सरकार के द्वारा कर दिए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में निजी संस्थानों की स्वतंत्रता बाधित होगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होगी। व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से किसी काम को करने, आगे बढ़ाने, बुराइयों को दूर करने, प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की जो स्वाभाविक इच्छा
स्वाभाविक प्रेरणा होती है वो राज्य द्वारा कार्य कर दिए जाने से वो प्रेरणा बाधित होती है। इसलिए स्पेंसर इन कल्याणकारी कार्यक्रमों के आलोचक रहे हैं। अब राज्य के संबंध में स्पेंसर का एक विचार ये है कि वो राज्य के जैविक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, यानी वो राज्य की तुलना एक शरीरधारी से करते हैं। हालांकि राज्य का जो जैविक सिद्धांत है, जिसको सावयव सिद्धांत भी कहते हैं, वो नया नहीं है। स्पेंसर से पहले भी बहुत सारे विचारकों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, चाहे वो प्लेटो और अरस्तु रहे हो, रूसो रहे हो, हीगल रहे हो, रोमन दार्शनिक सिसरो रहे हो। इन सब ने राज्य की तुलना एक शरीरधारी से की और ये बताया कि राज्य की अपनी एक इच्छा है, अपना एक व्यक्तित्व है जो उसके अंगों से भिन्न है। लेकिन स्पेंसर से पहले जो सावयव सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उस सिद्धांत का पर्पस राज्य की महत्ता को प्रतिपादित करना था, यानी आदर्शवादी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए सावयव सिद्धांत को जन्म दिया गया। प्लेटो और अरस्तु जैसे आदर्शवादी विचारकों ने क्या माना कि राज्य का वजूद उसके अंगों यानी व्यक्तियों से पृथक है और राज्य एक शरीरधारी के रूप में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके अंगों के, बजाय व्यक्तियों के। व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकते, हालांकि राज्य कुछ एक व्यक्तियों के बिना भी रह सकता है। तो व्यक्ति और राज्य के संबंधों को परिभाषित करते हुए जब आदर्शवादियों ने विचार व्यक्त किया तो ये बताया कि व्यक्ति की तुलना में राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हीगल ने तो यहां तक कह दिया कि राज्य का स्वरूप दैवीय है। सीधे सीधे दैवीय विचार उतरकर पृथ्वी पर राज्य के रूप में आया है। स्पेंसर ने जिस राज्य की जैविक धारणा का प्रतिपादन किया, उस धारणा का प्रयोग उन्होंने व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए किया, क्योंकि स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता, उसके वजूद को ज्यादा महत्व देते हैं राज्य की तुलना में। वो ये मानते हैं कि राज्य और समाज व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य और समाज के लिए नहीं है। तो सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पेंसर ने राज्य और समाज की तुलना जीवधारी के साथ की है और दोनों में विभिन्न समानताओं का उल्लेख किया है, साथ ही विभिन्न विषमताओं का उल्लेख भी किया है। कैसे स्पेंसर राज्य को एक जीवधारी के समान मानते हैं, क्या समानता देखते हैं वो दोनों में? सबसे पहले तो वो कहते हैं कि एक राज्य और एक जीव, चाहे वो जीव मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो या कोई पेड़ पौधा, पेड़ पौधों में भी जीवन है, इन दोनों में विकास की प्रक्रिया एक जैसी होती है। वो प्रक्रिया क्या है कि दोनों ही, चाहे राज्य हो चाहे कोई जीव हो, दोनों का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। एक भ्रूण जब मां के गर्भ में होता है तो बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा सा होता है, सरल होता है। जैसे जैसे वो विकसित होता है उसके नाना अंग डेवलप होते हैं और वो पूर्ण डेवलप रूप में जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो बाहर आकर भी उसका जो विकास होता है वो कॉम्प्लेक्स रूप में होता है। उसके मस्तिष्क का विकास भी और उसके शरीर का के अन्य अंगों का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर होता है, समरूपता से भिन्नता की ओर होता है।
विकास की यही प्रक्रिया राज्य में भी देखने को मिलती है। प्रारंभिक राज्य कैसे थे? एक जनजातीय संगठन के रूप में थे, कबीलाई समूह के रूप में थे। जबकि आधुनिक राज्य कैसा है? एक जटिल राज्य है, जहां पर जटिल सामाजिक संरचना है, जटिल श्रम विभाजन है, और यहां पर कार्यों की विविधता पाई जाती है। आधुनिक राज्य में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए बहुत सारे संगठन हैं। इन संगठनों के द्वारा स्वैच्छिक रूप में कार्य किया जाता है। दूसरी तरफ सरकारी तंत्र के अंतर्गत भी क्रियाशीलता जारी रहती है। तो इस तरह से आधुनिक समाज की जो संरचना है, आधुनिक राज्य की जो संरचना है, वो विविधता युक्त है, भिन्नता युक्त है, जटिलता युक्त है। तो ये समरूपता, पहली समरूपता है राज्य और एक जीवधारी में। दूसरे स्पेंसर ये कहते हैं, एक राज्य में और एक जीवधारी में, दोनों में ही तीन तरह की व्यवस्थाएं क्रियाशील होती हैं। कौन कौन सी? संरक्षण व्यवस्था, वितरण व्यवस्था और नियामक व्यवस्था। एक जीवधारी में संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पाचन तंत्र होता है, यानी जीव को अपने वजूद को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करना होता है, और उस भोजन को पचाने का कार्य पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। और जब भोजन सही तरीके से पचता है तो जीवधारी का जीवन सुरक्षित रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। राज्य की स्थिति में ये संरक्षण व्यवस्था क्या है? कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग ही राज्य के जीवन को बनाए रखते हैं। इनके माध्यम से ही राज्य का वजूद कायम रहता है। दूसरी व्यवस्था जो है वो वितरण की व्यवस्था, यानी एक जीवधारी में भी वितरण की व्यवस्था देखी जाती है और राज्य में भी वितरण की व्यवस्था है। जीवधारी में वितरण की व्यवस्था क्या है कि संपूर्ण शरीर को रक्त का वितरण किया जाता है, एक सिस्टम के तहत, एक व्यवस्था के तहत। हृदय पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को भेजता है, जिससे शरीर सजीव अवस्था में रहता है, स्वस्थ रहता है। तो रक्त संचार के रूप में जीवधारियों में ये वितरण की व्यवस्था देखी जाती है। राज्य में ये जो वितरण की व्यवस्था है वो परिवहन और संचार के साधनों के रूप में पाई जाती है, यानी परिवहन और संचार के माध्यम से वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण किया जाता है, विचारों का प्रेषण किया जाता है, व्यक्तियों का प्रेषण किया जाता है। कृषि और उद्योग से जो उत्पादन होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, ताकि संरक्षण व्यवस्था भी प्रॉपरली काम कर सके। तीसरा जो नियामक तंत्र है वो भी दोनों में समान रूप से पाया जाता है। एक शरीरधारी यानी एक व्यक्ति में ये नियामक तंत्र मस्तिष्क होता है और नसें होती है। पूरे शरीर पर किसका नियंत्रण होता है? मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क से जो आदेश मिलते हैं उन्हीं आदेशों के अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है। उसकी सारी क्रियाशीलता किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? उसके दिमाग के द्वारा, उसके मस्तिष्क के द्वारा। राज्य के संबंध में ये मस्तिष्क कौन है? सरकार है, और सैन्य व्यवस्था है जो पूरे राज्य को नियंत्रित करती है। सरकार राज्य का मस्तिष्क है, वो जैसा आदेशित करती है, राज्य के सभी अंग उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये समानताएं देखने को मिलती हैं राज्य और एक जीवधारी में। जीवधारी का निर्माण भी विभिन्न कोशिकाओं से होता है, विभिन्न सेल्स से होता है। हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। वैसे ही राज्य का निर्माण भी विभिन्न व्यक्तियों से होता है, और दोनों ही
यानी सेल्स और व्यक्ति दोनों ही समग्र के अस्तित्व को बनाए रखने में, शरीर को बनाए रखने में, राज्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे शरीर में नई सेल्स बनती हैं और पुरानी सेल्स नष्ट होती जाती हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है, वैसे ही स्पेंसर ये कहते हैं कि समाज में जो वृद्ध लोग होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनका स्थान नए जन्म लेने वाले लोग ले लेते हैं। जैसे एक जीवधारी का स्वास्थ्य कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, किसी भी एक अंग की बीमारी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है, वैसे ही राज्य का स्वास्थ्य उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के नैतिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, उन संगठनों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जिन संगठनों का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा आपसी सहयोग से आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर राज्य में व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, नैतिक जीवन न जिए, या एक राज्य में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो, या उस राज्य में जो संगठन है वो अपने उद्देश्य से भटक जाए, तो ऐसा राज्य लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता, उसकी स्थिरता पर अंकुश लग जाता है, वो स्थायी राज्य नहीं बन सकता। तो ये सारी समानताएं एक जीवधारी और राज्य दोनों में पाई जाती हैं, इसलिए स्पेंसर राज्य को एक शरीरधारी की भांति मानते हैं, वो उसकी तुलना एक शरीरधारी से करते हैं, जीवधारी से करते हैं। हालांकि इन समानताओं को बताने के साथ साथ वो राज्य और जीवधारी में कुछ विभिन्नताओं का उल्लेख भी करते हैं। जैसे जीवधारी का निर्माण करने वाली जितनी भी इकाइयां हैं, सेल्स हैं, अंग हैं शरीर के, वो निकटता के साथ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं वो परस्पर जुड़े हुए होते हैं और एक अंग का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। लेकिन राज्य में इकाइयों की ये परस्पर निर्भरता इस रूप में नहीं देखी जाती जितनी एक जीवधारी में देखी जाती है, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से होता है, संगठनों से होता है, और ये व्यक्ति और संगठन आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हो ही, निर्भर हो ही, ये जरूरी नहीं है। यानी व्यक्ति और संगठन राज्य में बिखरे हुए रूप में होते हैं, वो परस्पर निर्भर नहीं होते। दूसरे, राज्य का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां, जैसा आपने देखा, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होती। एक व्यक्ति, एक संगठन दूसरे संगठन पर, दूसरे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो स्वतंत्र वजूद रखता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है राज्य से। इससे जीवधारी की जो चेतना होती है वो मस्तिष्क में केंद्रित होती है, लेकिन राज्य का मस्तिष्क समझी जाने वाली जो सरकार होती है वो एक नहीं होती। यानी सरकार के विभिन्न अंग होते हैं और इन अंगों के साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो व्यक्तिगत सक्रियता से उदित होते हैं, स्वैच्छिकता के आधार पर उदित होते हैं, उनमें भी ये चेतना होती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शरीरधारी के समान राज्य में भी चेतना का एक ही केंद्र होता है। राज्य की चेतना विकेंद्रित रूप में होती है, वो सरकार में भी है, स्वैच्छिक संगठनों में भी है और व्यक्ति में भी है। तीसरे, स्पेंसर ये कहते हैं कि राज्य का निर्माण करने वाले विभिन्न जो अंग हैं, व्यक्ति, सरकार और संगठन, एक सीमा तक अपना पृथक वजूद रखते हैं, पृथक कार्य करते हैं, और ये स्वतंत्र अस्तित्व जीवधारियों के अंगों में नहीं पाया जाता। यानी शरीर के अंग शरीर से जुड़े रहकर ही अपने कार्यों को कर सकते हैं, उससे स्वतंत्र रहकर नहीं। जीवधारी का विकास अत्यधिक समरूपता की तरफ होता है
और जैसे-जैसे उनका विकास होता है, उनकी समग्र पर निर्भरता बढ़ती जाती है। लेकिन एक राज